एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी एक संकल्प में स्वागत है। आप सब मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉपिक पाठ्यक्रम में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक इसमें 2 लेक्चर लिया है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में अधिकार की संकल्पना को हमने समझने का प्रयास किया। अधिकारों के विकास क्रम की यात्रा को हमने देखा और साथ ही भारतीय संविधान में जो अधिकार संविधान हमें देता है, उसकी क्या जो है कि स्थिति है, उसमें किन-किन प्रकारों को किन कैसे प्रकार के अधिकारों को रखा गया है, कौन से अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखे गए हैं, कौन से जो है कि विधिक अधिकार के अंतर्गत रखे गए हैं। तो और कई प्रकार के अधिकारों की जो संकल्पना है, जैसे प्राकृतिक अधिकार या प्रकृति प्रदत्त अधिकार कह लीजिए और विधिक अधिकार, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, इन सब के बारे में हमने देखा था। साथ ही हमने अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में कौन-कौन संस्थाएँ शामिल हैं, इसको देखा था और फिर अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हमने देखा कि जो है कि विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो, कमज़ोर करती हो। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें जो थी हमने और बाकी न्यायपालिका और विधायिका में अनुच्छेद 13 को लेके जो विवाद रहे हैं, वो सब भी हमने देखा था। तो यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, आप जाइए मेरे चैनल पे, आप उसे देखिए, फिर इस आगे के लेक्चर को आपको कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद मिलेगी। आप बीच-बीच से कोई लेक्चर देखेंगे तो आपको जो है समझने में दिक्कत होगी। तो आज हम जो है अ, पहला खंड शुरू करेंगे अधिकारों का, समानता का अधिकार जो संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक का 18 तक दिया हुआ है, ठीक है ना? हम इसको कैसे कवर करेंगे? पहले हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है? और समानता के अधिकार हमारे संविधान में दिया गया, इसकी आवश्यकता क्यों है? मतलब इसकी तार्किकता क्या है? ठीक है, पहले यही जान लें कि समानता का अधिकार रखा गया, क्यों मौलिक अधिकार में रखा गया? हम यही समझ लें, फिर आगे की कहानी तभी समझ में आएगी। दूसरा हम देखेंगे कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक जो भी बंध किए गए हैं, उनके बारे में हम अनुच्छेदवार चर्चा करेंगे, ठीक है? इसके बाद अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा के स्तर पर मुख्य परीक्षा के स्तर पे जो डिबेट के मुद्दे हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा, जैसे आप देखेंगे आरक्षण का मुद्दा इसमें आएगा। बाकी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया उसका मूल्यांकन, क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में जो संशोधन संसद द्वारा किया गया है, यही है। ठीक है, ये सब देखेंगे, आरक्षण संबंधी मुद्दा देखेंगे और साथ में हम अनुच्छेद 17 का जो भी अस्पृश्यता की स्थिति क्या है और इसमें संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं और इससे संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, वो देखने का प्रयास करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है? और मेन तो मुद्दा इसमें आरक्षण का मुद्दा है। ये सब चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और इसके बाद अनुच्छेद 18 में ज़्यादा कोई टॉपिक इसमें नहीं है, जो कि बस उपाधियों वाली चीज़ है। ये सब चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? तो पहले हम ये समझते हैं कि समानता
ये अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 को मौलिक अधिकार में शामिल करने की तार्किकता। ठीक है, या तो सीधे सीधे लिख सकते हैं समानता के अधिकार की तार्किकता। भाई समानता के अधिकार की तार्किकता का परीक्षण करें। जैसे प्रश्न सीधे सीधे समानता का अधिकार से लेकर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्यों रखा गया है। अब देखिए जैसे समाज की जैसी परिस्थितियां होती हैं, समाज में जो चीज व्यवस्थाएं चली आती हैं, अगर उन व्यवस्थाओं में देखा जाए, उन पर विश्लेषण किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो कई सारी चीजें ऐसी मिलती हैं कि जिनका बना रहना जरूरी हो जाता है। और कई ऐसी प्रथाएं, ऐसी परंपराएं होती हैं जो मानवीय गरिमा के खिलाफ होती हैं और जिनको समाज से तत्काल रूप से हटाया नहीं जा सकता। और धीरे धीरे समाज जैसे जागरूक होता है, उसी तरह की व्यवस्थाएं जो है खत्म होती है। जैसे कहा जाए वर्गीय विभाजन, जैसे कहा जाए नस्ल विभाजन, नस्ल भेद, लैंगिक विषमता, ठीक है ना। और जो है कि कई तरह की अस्पृश्यता, छुआ-छूत, ये सब चीज़ें जो सदियों से, कई वर्षों से बनी रही हैं। जब लोकतांत्रिकरण देश दुनिया का हो रहा था, ये सब चीज़ें जब लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होने लगा, तो ये सब समाज में चीज़ें जब रही थी, तो उससे सीधे-सीधे राज्य का टकराहट दिखाई पड़ने लगी। क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हमने संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान में राज्य की भूमिका तय कर दी गई कि राज्य क्या करेगा, जनता के साथ राज्य का क्या संबंध होगा। और जो जनता में जो मूल्य विकसित हुए हैं, कुछ ऐसे मूल्य हैं जो मानवीय गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं, उनको समाज, साथ ही साथ राज्य कैसे उसको धीरे-धीरे समाज से दूर करेगा या कमज़ोर करेगा, उसे हटाने का प्रयास करेगा और बेहतर जीवन, बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन, गरिमामय जीवन की स्थिति को बहाल करेगा। ये सब चीज़ें जो है कि चली आ रही, तो हम एक जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम अभी चल रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें अभी हम प्रोग्रेसिव वे में हैं, हमने काफ़ी कुछ इसमें उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। बाकी जो कमियाँ रह गई हों, जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह से विकसित होता रहता है, तो कई सारी जो प्रथाएँ हैं, वो खत्म भी होती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा भारतीय समाज था, भारतीय समाज क्या है, पद-सोपानिक था। ठीक है ना? कि समाज में पूर्व निर्धारित परिस्थितियाँ और भूमिका, अब पद-सोपानी को तो समझ रहे हैं ना? और जैसे अब इसमें आप कर सकते हैं कि जो समाज में पूर्व और निर्धारित परिस्थिति और भूमिका, मतलब समाज में कुछ पहले से ऐसी चीज़ें, व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं, जिनको जिसमें असमानता दिखाई दे रही थी, तो उसको जो है लाने के लिए, समान लेवल पे, समान स्तर पे लाने के लिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त, जैसे आप राजशाही वंश में देखेंगे, तो कई सारे जो उनके वंशज अभी तक चले आ रहे हैं, अपने आप को कहते भाई हम जो है कि विशेषाधिकार रखते हैं। अब संविधान लागू हो जाने के बाद आप देखेंगे कई सारे प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट चलता रहा। जो रजवाड़े थे वो सब थे, उनको कुछ सरकार भत्ता देती थी, मतलब कुछ तरह से अ, धन दे उपलब्ध कराती थी। एक तरह से कहिए उनको, क्यों? क्योंकि वो राजशाही खानदान से आते थे, एक विशेष व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? प्रकृति ने हमें सबको समान बनाया है, तो कैसे, अगर समानता की बात की जाए तो सब कोई बराबर है।
तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे आप और चीज़ें देख सकते हैं समाज में। जैसे आप अ, व्यक्ति के गरिमामय गरिमामय होने के विरुद्ध परिस्थितियाँ, जैसे आप लिख सकते हैं छुआ-छूत, अस्पृश्यता, ठीक है, बंधुआ मज़दूरी। देखेंगे अंग्रेज़ों के ब्रिटिश पीरियड में बंधुआ मज़दूरी भी चलती रही, क्योंकि ये सब मध्यकालीन में भी इतिहास में पढ़ते हैं। तो जो है बंधुआ मज़दूरी, स्लेवरी वाली घटनाएँ आपको कई सारे इतिहासकार ज़िक्र करते हैं, आप इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब मानवीय गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं, कि आप जो है बंधक बना के बंधुआ मज़दूर रख लीजिए, सारे अपने कार्य कराइए, उनको बस जीने के लिए छोड़ दीजिए, जितना उनको जीने के लिए भोजन चाहिए, आप उतना उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी अन्य किसी सुविधाओं से वंचित कर दिया जा रहा है, वो आपके अधीन कार्य कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन कैसे हो सकता है? प्रकृति प्रदत्त एक कहा जाए नेचुरल जस्टिस के भी, प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं, उसके भी खिलाफ ये हो सकता है। आप देखेंगे लैंगिक विषमता, ठीक है? कि महिला है तो इसलिए आपको आपकी परिस्थिति अलग है, हम पुरुष हैं तो हमारी अलग है, ठीक है? इसमें भेदभाव, लैंगिक विषमता, महिलाएँ जो है कि घर में रहें, उसको और चीज़ों को अधिकार न दिए जाएँ, ठीक है? उनके अधिकार को सीमित कर दिया जाए। ये सब विषमता चीज़ें समाज में सब बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसे व्यवस्था का निर्माण करना था, जो हमें इन सब से रक्षा कर सके और लोगों को जो है एक प्लेटफ़ॉर्म पे समान स्तर पे ला सके। और राज्य उसके लिए विशेष प्रावधान करे, ताकि जो ऐसे लोग हैं, उनको इस व्यवस्था से मुक्त कराया जाए। जैसे बंधुआ मज़दूरी हो गई, छुआ-छूत वाली जो धारणा है, उस समाज से खत्म किया जाए। ऐसे में अधिकार का देना ज़रूरी हो गया। यदि अधिकार रहेंगे तभी नागरिक उसमें अपने आप को बेहतर महसूस कर पाएगा और अपने आप की जो उसकी हर उसकी क्षमता है, उसका प्रयोग कर पाएगा और उस क्षमता के अनुसार समाज में आगे बढ़ पाएगा और ये सब जो भी कुप्रथाएँ हैं, वो धीरे-धीरे समाप्त करने में समाज के साथ भी मिलके कार्य करेगा और राज्य का भी सहयोग करेगा। ये सब चीज़ें होती। अब जैसे देखेंगे, अब समानता की जो भावना है, समानता का भाव बंधुत्व की पूर्व शर्त है। ये भी लिख स जैसे कहा जाए कि आप समानता तभी एक्सेप्ट करेंगे, जब बंधुत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, हम की भावना हो। मतलब आप, आपका पड़ोसी, इस देश में ज हर रहने वाला व्यक्ति को आप अपना महसूस करिए, हम की भावना आपके अंदर विकसित हो। इसका मतलब जब ऐसी व्यवस्था आपके अंदर विकसित होगी, ऐसे मूल्य विकसित होंगे, तो आप हर व्यक्ति को समान दर्जा दोगे। इसीलिए कहा जाता है कि समानता का भाव जो है, बंधुत्व की पूर्व शर्त है। बंधुत्व की पूर्व शर्त है। जैसे राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए ज़रूरी था भाई, समानता का अधिकार। अगर मान लीजिए आप किसी को अधिकार ही नहीं दे रहे हो और जो है जो है कि आप समानता का अधिकार नहीं दे रहे हो या अन्य अधिकार को वंचित कर रहे हो, तो नागरिकों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर राज्य के प्रति कुंठित भावना का विकास होगा। और राज्य से प्रतिरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारी जो राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, उसपे भी चोट पहुँच सकती है। इसी स्थिति में ये सब चीज़ें व्यक्ति के जब स्पेस क्रिएट करती हैं, उनको रहने के लिए, उनको जीने के लिए, उनको समान हक देने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएँ राज्य और समाज मिलके पहुँचाते हैं, कार्य करते हैं। तो उससे होता ये है कि व्यक्ति अपने देश के साथ राष्ट्र प्रेम, साथ ही जो है देश को एकजुट बनाए रखने में भी सहयोग करता है। अभी सारे अधिकार छीन लिए जाएँ, तो व्यक्ति क्या करेगा? कुछ दिन में कुंठित मानसिकता हो जाएगा, राज्य के साथ प्रतिरोध करने लगेगा, कहेगा राज्य नहीं होना चाहिए।
तो राज्य हमें कुछ करने ही नहीं दे रहा है, तो क्यों राज्य हम बनाएँ? क्योंकि अल्टीमेट तो राज्य को का निर्माण तो लोकतंत्र में जनता द्वारा किया गया है, तो आप जनता की सुननी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए भाई समानता का अधिकार देना ज़रूरी हो जाता था। और जैसे आप देख सकते हैं कि अगर इसकी अनुपस्थिति है, अब यहाँ लिख दीजिए समानता की अनुपस्थिति में समानता की अनुपस्थिति में आप देखेंगे सामाजिक असंतोष, ठीक है? सामाजिक हिंसा, ठीक है ना? इत्यादि जो है बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है भाई अधिकार का बना रहना ज़रूरी है। असमानता का अधिकार की बात हो रही तो समानता के अधिकार को दे देने से राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होगी और जो है सामाजिक असंतोष घटेगा और साथ-साथ ही जो सामाजिक हिंसा है ये सब भी खत्म हो जाएगी या बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इससे क्या होगा समाज और राज्य के बीच या नागरिक और राज्य के बीच जो है संबंध भी मजबूत रहेंगे। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही आप लिख सकते हैं कि भारतीय समाज में अवसरों तक समान पहुँच नहीं थी, ठीक है? समान पहुँच नहीं थी, इसलिए कहा गया कि भाई समानता का अधिकार होना ज़रूरी था। समान पहुँच जैसे मान लीजिए जो कई सारे भौगोलिक बाधाएँ थी, भौगोलिक बाधाएँ मतलब अब तमिलनाडु से कोई व्यक्ति जो है कि उत्तर प्रदेश आना चाह रहा है, वहाँ की कल्चर संस्कृति अलग है, वहाँ की अलग है। अगर सभी के अधिकारों को संरक्षित नहीं किया जाएगा, सभी को समान नहीं माना जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे तुम जाओ तमिलनाडु, मैं उत्तर प्रदेश में रहूँगा, एक-दूसरे के साथ जो है कि हम का भाव नहीं होगा, बंधुत्व की भावना का विकास नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अब बाकी सूचनागत बाधाएँ थी, क्योंकि जो है आज़ादी से पहले जो है इतना कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना का निर्माण हो गया था कि आज तकनीकी का दौर है। अब हर व्यक्ति से देश दुनिया से यहीं बैठे-बैठे बात कर सकते हैं। लेकिन भाई अब आज़ादी संविधान निर्माण के समय जो है स्थितियाँ अलग थी। तो बाकी वित्तीय बाधा थी भाई, वित्तीय बाधा मतलब कि आप देखिए कुछ लोगों के पास पैसे, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है और ये सब चीज़ें भी थी। सामाजिक बाधा तो थी ही। मैंने बताया ना समाज में कई सारी कुरीतियाँ, कई सारे ऐसे विद्यम और कई सारी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं समाज में, जो कि इस स्तर पर स्थायित्व प्राप्त कर चुकी हैं, कि जो म अभी आज तक भी बनी हुई है, जिनमें जो है कि बदलाव बड़ी धीमी गति से चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी समाज में रहती हैं, धीरे-धीरे लोकतांत्रिक मूल्यों से टकराहट पे धीरे-धीरे वो चीज़ें कम होती हैं, ठीक है ना? जैसे अभी जातिवाद को लेके ले लीजिए, कुछ लोग उच्च जाति के अपने आप को महसूस करते हुए हम उच्च जाति के हैं, हमारे पास विशेषाधिकार है, हम ही सत्ता पे काबिज़ हो सकते हैं, हम ही विशेष प्रकार के कार्य कर सकते हैं और अन्य वर्ग के लोग नहीं कर सकते। ये सब जो कि व्यवस्थाएँ हैं, जो भी मजबूती से बनी हुई हैं और ये सब क्या करती हैं, हमारे गणतंत्र को भी कमज़ोर करती हैं, साथ ही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करती हैं, ठीक है ना? एक सीमा तक जहाँ पे व्यवस्था समाज में कोई दिक्कत ना हो, वहाँ तक तो ठीक माना जा सकता है। लेकिन जैसे ही इसमें श्रेष्ठता का भाव और हम की भावना का कमज़ोर होना अगर शुरू हो जाए, तो चीज़ें फिर समाज में दिक्कत पैदा करने लगती हैं। अगला आप लिख सकते हैं वर्गीय विभाजन था समाज में। इसमें और खंड में आप बहुत सारे खंड को लेके आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि समानता का अधिकार की तार्किकता क्या है। कोई मैं 2-4 पॉइंट लेके आपको बताना चाह रहा हूँ। वर्गीय विभाजन में देख सकते हैं वर्गीय जो है विषमता, ठीक है ना? 2 चीज़ें जान लीजिए वर्ग और क्लास क्या होता है मैं बता देता हूँ।
वर्ग मतलब क्लास, और यहाँ पे कास्ट, ठीक है, यहाँ पे जाति। देखिए, अब ऐसे कहा जाए इसमें उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, इसमें बीच में मध्यम वर्ग डाल कह सकते हैं, डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जाति व्यवस्था है, ठीक है ना। अब जाति व्यवस्था क्या होती है? बंद व्यवस्था है, मतलब इसमें आप इधर से उधर नहीं जा सकते। यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में ही रहेंगे आप, आपकी दर पीढ़ी उसी में जाएगी, ठीक है ना, उसी कास्ट में रहेगी। इसका मतलब बंद व्यवस्था, आप दूसरे में जा नहीं सकते। और वर्ग विभाजन क्या है कि आज आपके पास पैसा है, भाई धन अगर अधिक है, संपदा अधिक है, आप उच्च वर्ग में चले गए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास धन कम है, आपकी स्थिति निम्न वर्ग में आ जाएगी। अब इसमें भी कोई अति निम्न वर्ग है, कोई मध्यम निम्न है, कोई उच्च निम्न है, मतलब मध्यम वर्ग है। ये सब कई सारे वर्ग आप धन संपदा के हिसाब से बांट सकते हो। यहाँ पे वर्गीय विभाजन भी उस समय और ज्यादा था। गरीब बहुत गरीब होते, किसी के पास खाने मतलब रहने और खाने तक की स्थितियां नहीं थी, ऐसी स्थिति थी आजादी के समय। ये सब चीजें वर्गीय विषमता थी। और लैंगिक विषमता तो समाज में बनी हुई थी भाई, महिलाएं और पुरुषों की असमानता का, लैंगिक इसलिए समानता जो है लाई गई भाई। लैंगिक विषमता बहुत बड़ी बाधा है समाज में, ठीक है ना। आज आप देखेंगे तो होता ये है, इसीलिए विषयों को पढ़ाया जाता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसकी व्यवहारिकता को भी समाज में देखें, कि भाई यदि वर्गीय विभाजन है, लैंगिक विषमता समाज में आप अपने आंखों से कहीं देख रहे हैं, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये समाज को किस स्तर से कमजोर कर रहा है। तो उसके लिए आपको लोकतांत्रिक तरीकों से जो है कि रास्ते से अपनाते हुए, गांधीवादी तरीका, बहुत सारे तरीके अपना सकते हो जो देश को मजबूती देते हैं। ऐसा नहीं कि हिंसात्मक तरीका हो जो कानूनन रूप से अपराध हो, ऐसी चीजें नहीं। मतलब ऐसे तरीके का आप अपनाइए जिसमें जो है कि सौहार्द हो, आपसी सामंजस्य बढ़ाने की ताकत हो, और जिसमें जो है कि ये सब दूर करने के लिए आप तरीके ढूंढिए। ये सब जब विषय आप समझते हैं तो आपको समाज में चीजें दिखाई जब देती हैं, तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज गलत हो रहा है, इससे समाज पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आप उसी अनुरूप कार्य भी कर सकते हैं कि देखिए जो है समाज में गलतियां हैं। और यदि आप लोक सेवक बनते हैं या किसी पदाधिकारी बनते हैं, तो आपके सामने जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो उसके निराकरण के लिए आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है ना। यही सब चीजें जब नहीं समझ में आती लोगों को, तो बस तब आगे वो क्या कर पाएंगे, पढ़ाई का उपयोग क्या है। यदि मान लीजिए कि आपने रिसर्च कर लिया, पीएचडी कर लिया, और जो है किसी विषय में आपने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया, यदि उस ज्ञान को आपने समाज को नहीं दिया, अपने तक ही रखे रह गए, और बिल्कुल जब तक आप इस दुनिया में थे, इस देश में थे, तब तक जो है आपने अपने अंदर ही समेटे रखा, किसी को नहीं दिया, तो ज्ञान जो है एक सीमित स्तर का आपके स्तर पे रह के मर गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ज्ञान का प्रयोग करिए, आप अपनी क्षमता जो आपने सीखी है, किस स्तर की है, उसमें यदि लगता है कि आप अपने वर्ग समूह में जिसमें आप रहते हैं, जहाँ जिस गांव में, जिस शहर में, और जो आपका सर्किल है, जो आपका समूह है, उसमें यदि थोड़े थोड़े प्रयास लोग करते रहें, तो इससे क्या होता है कि बहुत कुछ चीजें समाज में बदलती हैं। सिर्फ ये मान के चलिए कि सारा कुछ अकेले सरकार कर सकती है, राज्य कर सकता है, तो राज्य की मशीनरी बहुत छोटी होती है। 140 करोड़ के देश में कितने लाख लोग जो है वर्कर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हैं, उसका प्रबंधन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं व्यवस्थाओं का। आप संसद में कितने लोग हैं गिन लीजिए, संसद के साथ सचिवालय है उसमें कितने लोग कार्य करते हैं गिन लीजिए, जितने भी मंत्रालय हैं उस मंत्रालय में कितने जो है कि विभाग हैं, उस विभाग में कितने एम्प्लॉई हैं, ये सब डाटा आप नेट पे डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। इसका मतलब 140 करोड़ की तुलना में प्रतिशत निकालेंगे तो राज्य मशीनरी में जो लोग कार्य करते हैं वो कितने हैं, बात मात्र बहुत ही अत्यंत प्रतिशत कम में आएंगे। हो सकता है 1% में से भी बहुत कम लोग हों। भले 60-65 लाख की बात की जाती है तो 1% से ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप ऐसे कर लीजिए, मोटा मोटा अगर मान लीजिए एक 1 करोड़ मान लीजिए, 1% से भी कम हो गया। 100 करोड़ अगर होता है जनसंख्या, तो 1 करोड़ मतलब 1% हो गया।
1% से लोग भी कम राज्य में हिस्से बने। अगर ओवरऑल राज्य स्तर पे सारी चीज़ें शामिल कर दी जाएँ, तो थोड़ा-सा प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है, इसीलिए क्या होता है कि समाज में हमें योगदान हर व्यक्ति को देना चाहिए। इससे राज्य भी बेहतर तरीके से कार्य कर पाता है और समाज भी तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है ना? एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए लैंगिक विषमता आपके गाँव में, समाज में आपको नज़र आ रही है कि भाई महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, पुरुषों को श्रेष्ठता का भाव प्रतीक होता है। अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ रखते हैं, तो आप कुछ न कुछ उसका विरोध करेंगे। हो सकता है तत्काल रूप से चीज़ें वो प्रभावी न हो पाएँ, तो विरोध जैसे ही करेंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब सही से लोगों को समझा पाएँगे, लोगों के जो मूल्य अब तक सीखते हुए आए हैं, उसमें क्या कमी रह गई है, अगर तार्किक ढंग से आप समझाने का प्रयास करेंगे, तो धीरे-धीरे लोगों के अंदर बदलाव आता है क्योंकि ये सब समाज में जो चीज़ें चलती हैं, ये अचानक नहीं बदलती। ये सतत प्रक्रिया है, धीरे-धीरे चलती रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो है चीज़ें पढ़िए तो उसका आयाम और उसका चीज़ें जो है व्यावहारिकता आप समाज में देखिए। अब कोई घटना अगर ऐसी आ रही इसीलिए केस स्टडी पूछा जाता है, ताकि आप चीज़ें व्यावहारिक कहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, समस्या आपको दिख रही है कि नहीं समाज में? क्योंकि आपको दिख ही नहीं रही है इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हैं, आप समाज को न देखने का नज़रिया आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप क्या समाज का भला कर पाएँगे? और राज्य का हिस्सा क्यों आपको यूपीएससी बनाएगा या ये पीसीएस वाले क्यों बनाएँगे? एसएससी वाले क्यों बनाएँगे आप? जब आपको कुछ नहीं आता, तो आपको क्यों आप शामिल करके आपको जो है कि अब राज्य की जो व्यवस्था है उसमें आप आपका बोझ बढ़ाएँगे। क्योंकि अल्टीमेट जो जनता का धन संपदा जो पैसा है, जो टैक्स है, उसी से राज्य का संचालन हो रहा है। तो उसी के हिस्से में आपको जो है वेतन मिलेगा, उसी चीज़ें आप अपनी जो है कि जो भी आप आपके व्यक्तिगत जीवन में जो आवश्यकताएँ हैं, आप पूरी पूर्ति करते हो, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो आप ये सब देखते हैं वर्गीय विभाजन भी समाज में अब देखा जा रहा था, लैंगिक विभाजन था, भाषागत विषमता थी, भाषागत हमारे पास डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भाषाएँ भारत में हैं, ठीक है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, संस्कृत, भोजपुरी, हिंदी बहुत सारी भाषाएँ हैं। आप देखेंगे जो है कि शेड्यूल्ड में रेड शेड्यूल में दिया भी है जो है कितनी तरह की भाषाएँ हैं जो दर्ज की हैं उस शेड्यूल में। तो ये सब चीज़ें आप भाषागत विषमता थी, क्षेत्रीय विषमता थी। आज़ादी से पहले की स्थिति ऐसी थी कि जो ब्रिटिश राज्य थे, उसमें अलग-अलग राज्यों में एक-दूसरे में समानता नहीं थी। मैं एक-दूसरे से वो लोग कई सारी बातों पे मतभेद रखते थे। इसीलिए जब देश एकजुट हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का विकास तेज़ी से होने लगा, तब जाके देश में एकजुटता आई और देश इसी इतने राज्यों को मिल के आपस में बँध पाया। ठीक है, इतना बड़ा देश है। ये सब चीज़ें जब ये सब बड़ी समस्याएँ थी, संविधान सभा में ये सब बहुत डिबेट हुई है। अब मुझे लगता है कि यदि संविधान सभा की डिबेट है, अगर कोई इस पर किसी राइटर ने लिखा हो कि क्या-क्या डिबेट हुई है, क्या-क्या वक्तव्य हैं और बी आर अम्बेडकर के वक्तव्य क्या हैं, जवाहरलाल नेहरू के क्या हैं, तेज बहादुर सप्रू के क्या हैं और एम एन राय बहुत सारे जितने भी थे मेंबर, सबकी बातों को अगर कहीं पे जो है कि मैं भी इसमें देखता हूँ अगर मिलता है तो मैं भी पढ़ने का प्रयास करूँगा। उनके जो वक्तव्य है, जो डिबेट है, उसको हमें पढ़ना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि उसमें परिस्थितियाँ क्या थी, आपको उन डिबेट से झलक आपको मिलेगी। कि देखिए जो इस उस जब देश का संविधान का निर्माण हो रहा था, देश के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ थी और हमारे इतने महान-महान लोगों ने उसको कैसे टैकल किया और हमें जो है इस स्थिति में पहुँचाया कि आज हम फ्री स्पेस में रह रहे हैं, एक-दूसरे के साथ बातें कर पा रहे हैं। अब छोटी-मोटी जो घटनाएँ समाज में होती हैं, उसको हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए, उसको सब ताकि जो है कि ये सब समाज में कम हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विषमता थी, हाशिएकरण था, ठीक है, सामाजिक विभाजन था। आप देखेंगे सरकार की स्वीकार्यता ये भी बड़ी बात है, सरकार की स्वीकार्यता कम थी। भाई हमने संविधान बना लिया, अभी तो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज से तो सारी जनता विरोध करती थी, भई राज्य होने नहीं चाहिए।
शोषणकारी हैं, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, अपने देश में भेज रहे हैं, बहुत सारी जो है समस्या क्रिएट कर रहे हैं। राज्य क्यों होना चाहिए? अगर वही व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने बना ली होती, तो राज्य का विरोध जनता करने लगती, फिर तो मतलब एक तरह से कहिए कि बहुत बड़ा जन आंदोलन होता रहता। देश की क्या स्थिति होती आज हम बयाँ नहीं कर सकते। इसलिए उस समय सरकार की स्वीकार्यता भी कम थी। इसलिए नागरिकों को जितने अधिकार दिए जा सकते हैं और उन अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है, उतना देश के लिए बेहतर था और सरकार के लिए भी बेहतर था। इसलिए समानता का अधिकार की बात जो है रखी गई कि भाई ये समानता का अधिकार होना चाहिए। तभी जो है हमारी अब जो है कि पूछा जा सकता है कि भाई समानता के अधिकार की तार्किकता का परीक्षण करें कि देश में ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि समानता का अधिकार को हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना? और ये सब चीज़ें हम आगे लेके चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है? देखिए, अब चीज़ें हम अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत डिबेट है, बहुत समझना पड़ता है और आप सब ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, बस अनुच्छेद पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया। नहीं, हर एक अनुच्छेद पे कितने सवाल बन सकते हैं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल सारे राइट्स जितने भी हैं, उनको जोड़ते हुए पूछ सकता है। उस राइट्स को सामाजिक कोई घटना से जोड़ के पूछ सकता है और जो है कि किसी केस स्टडी में किसी घटना का ज़िक्र करके आपका परीक्षण मौलिक अधिकार पे कर सकता है। आप जो है कि डिसीज़न कैसे लेंगे समाज में, अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तो क्योंकि आप यदि पदाधिकारी बनते हैं, बड़े पद पे जाते हैं, अगर वो पद संवैधानिक है, आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी जो है ड्यूटी बढ़ जाती है। आप एक ऐसे अंग हो, जो आप जन कल्याण के दृष्टिकोण से रखे गए हैं। आप जनता को और मजबूत बनाने, जनता को और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए रखे गए हैं। जी, जो जैसे अनुच्छेद 14 में है कि प्रत्येक व्यक्ति को जैसे ये सब चीज़ें 2-3 लेक्चर में भी खत्म हो सकती हैं, लेकिन एक बार पढ़नी है तो पढ़ लीजिए ठीक से। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी करिए, ठीक है ना? ऐसे सहयोग दीजिए एक-दूसरे का। लोकतंत्र भी यही कहता है कि आमने-सामने बैठिए, वार्ता करिए, जो कमी है बताइए आप हमें, हम आपको भी बताएँ। टीचर और जो छात्र है, उनका संवाद जितना मजबूत होता है, उतनी बेहतर शिक्षा मिल पाती है, उतना बेहतर आप सीख पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध होगा। ये अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है? अब इसमें देखिए एक शब्द प्रयोग हुआ है व्यक्ति, ठीक है? एक शब्द प्रयोग हुआ है विधि के समक्ष समानता या समता, ठीक है? ये सेंटेंस है और एक है विधियों का समान संरक्षण। इन्हीं को समझ लिया जाए तो अनुच्छेद 14 आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो समझते हैं, आगे चलते हैं। देखिए व्यक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है? व्यक्ति का आशय है कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों ठीक है ना? नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति की परिभाषा में ये सब शामिल है। पुरुष, महिला,
ट्रांसजेंडर, ठीक है ना? ऐसा नहीं जो ट्रांसजेंडर है उनको व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। उनको भी सारे राइट हैं समानता के अधिकार के, स्वतंत्रता के अधिकार के, ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि जो थर्ड जेंडर के रूप में आप देखेंगे न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ लिख लीजिए नोट करके, कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघवाद में ट्रांसजेंडर को व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया, ठीक है ना? अनुच्छेद 14 जो है ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों, जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी अनुच्छेद 14 के अधिकार उनको प्राप्त हैं, ठीक है? ये सब भी। और दूसरा शब्द जो प्रयोग हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं वन टू करके, दूसरा शब्द जो प्रयोग हुआ है वो है विधि के समक्ष विधि के विधि के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है ना? अब जैसे इसमें क्या है कि समान स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए है, ठीक है ना? इस लोगों के साथ समान व्यवहार, जैसे विधि के शासन के रूप में सभी के लिए कानून बराबर होगा, चाहे कोई भी हो। इसका मतलब यहाँ पे विधि के समक्ष विधि का शासन, मतलब विधि का शासन होना चाहिए, विधि से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है ना? जहां मन, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे मनमाने शक्ति का अभाव पाया जाएगा, यदि आप बाहुबल हो, समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो ऐसा नहीं है आपके लिए कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा, कानून लागू होगा और वही दंड मिलेगा, वही सजा मिलेगी जो आपके अपराध, जो हर व्यक्ति के, अगर कोई अन्य व्यक्ति अपराध किया है उसी श्रेणी का, तो वही चीज, सेम दंड की भागीदारी आप भी रहोगे, चाहे आप कितनी बड़ी भी महान क्यों न हो। विधि की सर्वोच्चता, ठीक है ना? विधि की नजर में समानता, ठीक है ना? ये कुल मिला जुला के नकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं, क्यों बताता हूँ। और ये जो है ये भावना कहाँ से ली गई है? रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कहते थे कि भाई हमारे यहाँ विधि का शासन है, ब्रिटिश मूल से लिया गया है, ठीक है ना? नकारात्मक सेंस इसमें है कि ये क्या करता है, मनमाने शक्ति का अभाव करता है, भाव की बात करता है, विधि की सर्वोच्चता की बात करता है, विधि की नजर में सभी समान है, सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ समान दंड दिया जाएगा सेम जुर्म पे अगर अपराध करते हैं। ये क्या करता है, जब राज्य की शक्ति कमजोर करता है तो इसका मतलब ये हो गया, ये नकारात्मक सेंस में है राज्य के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है, राज्य को हस्तक्षेप करने से मना करता है, इसका मतलब राज्य की शक्ति को सीमित करता है, इसलिए नकारात्मक सेंस में। इसलिए हमने कहा था कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको नकारात्मक श्रेणी में रखा जाता है, जो मौलिक अधिकार है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको हम सकारात्मक अधिकार में रखते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है ना? इसलिए लिंक करते चलिए। और इसके कुछ अपवाद हैं,
ठीक है, ये जो शब्द हमने लिखे हैं, विधि की नज़र में समानता, विधि की सर्वोच्चता। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ इसमें जो देश और प्रदेश के मतलब देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, मतलब राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को कुछ उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं। मतलब छूट मिली हुई है, तो वो इसका उल्लंघन नहीं करता, ठीक है? जैसे मान लीजिए कुछ सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार है। अब ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि जो है ये समानता का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि ये सांसद विधायकों को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा तो अपनी बातें संसद में कैसे रख पाएंगे, अपने वक्तव्य कैसे दे पाएंगे? ठीक है ना, तो वक्तव्य 1 मिनट, 1 मिनट। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो विधि का शासन वाली जो बात है, मतलब विधि की समझ समानता, ये नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। ठीक है ना, क्योंकि ये राज्य की शक्ति को कम करता है और नागरिकों की शक्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, और इसमें प्रतिबंधों का अभाव या मनमानी शक्ति को अभाव करता था। विधि की सर्वोच्चता की संकल्पना यही कहती है। इसलिए नकारात्मक संदर्भ में ये माना जाता है। और दूसरा जो टर्म लिखा हुआ है, विधियों का समान संरक्षण। अपवाद के तौर में लिखा, सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्तियां जो दी गई है वो भी जो है कि अपवाद मानी जाती हैं कि ठीक है ना। और जैसे आपका है विदेशी राजनयिक मीडिया का विशेषाधिकार, ठीक है ना, कुछ विदेशी जो राजनयिक होते हैं उनका भी कुछ विशेषाधिकार उनको मिलते हैं। ठीक है ना, और जो मीडिया का विशेषाधिकार, ठीक है ना, मीडिया का विशेषाधिकार, ये सब चीजें जो है अपवाद की श्रेणी में आती हैं। तो ये सबको भी आपको याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, और दूसरा जो टर्म लिखा हुआ है, विधियों का समान संरक्षण। यह जो है क्या है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और यह सकारात्मक सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। ठीक है ना, सकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं। तो ये सब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसका मतलब ये कहता है कि असमान स्थिति में, ऊपर वाली समान स्थिति की बात कर रहा है, या समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे आप देखेंगे राज्य कमजोर वर्गों के साथ विशेष प्रावधान रख करेगा, क्योंकि देखिए जो कमजोर लोग हैं वो ऐसे भी असमानता की स्थिति में हैं, तो उनके लिए और लोगों की व्यवहार से अलग व्यवहार करेंगे तभी तो वो आगे मुख्य धारा में पहुंच पाएगा, तभी वो आगे चीजों को समझ पाएगा, आगे चीजें समाज से जुड़ पाएगा।
अपने आप को मजबूत कर पाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये है राज्य द्वारा सकारात्मक संरक्षण। ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं सकारात्मक भेदभाव। जो भेदभाव ये कर रहा है राज्य उस कमजोर और वंचित वर्ग के लिए, वो सकारात्मक भेदभाव कहा जाएगा। ठीक है, इसका ये सकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं। ठीक है ना? वर्ग विधान का निषेध करता है। ठीक है ना? तो ऐसे इस किसी के लिए अलग विधि हो, अलग वर्ग विधि हो, ये सब चीजें मना करता है। लेकिन इसमें क्या है, अब ये समानता का अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। इस पे भी युक्त युक्त तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो विधियों का युक्ति युक्त वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन क्या करने के लिए? कुछ तार्किक आधारों पे, कुछ शर्तों के आधार पर आप इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं इस अधिकार में। लेकिन वो क्या शर्तें होनी चाहिए कि जो वर्गीकरण होगा वह बोधगम्य होगा। ठीक है? बोधगम्य होगा, बोधगम्य अंतरक पर होगा, मतलब बिल्कुल तार्किक होगा, रीजनल होगा। ऐसे नहीं कि अपने मनमाने ढंग से किसी को भी कोई भी अधिकार दे दो, किसी को कोई भी छीन लो। ठीक है ना? सब चीजें आपके होना है। प्राकृतिक समानता का सिद्धांत जो है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित। ये भी चीजें प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है, यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि जो शब्द आ रहे हैं उसको वहीं समझते चलिए, बाद में मिलेगा नहीं। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? और अपने खिलाफ आप जज नहीं हो सकते। एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सीजीआई ही अपने मैटर में खुद इन्वॉल्व हो गए। ठीक है? तो इसलिए जो है कि बाद में उनको हटना पड़ा, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। बिना सुनवाई के अपराधी नहीं कह सकते। बिना सुनवाई के अपराधी नहीं कहा, अपराधी कहना गलत है। ठीक है? या बिना जुर्म साबित हुए। और इसके बाद में अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का पूरी आजादी होनी चाहिए। अभियुक्त को अपना पक्ष रखने की आजादी इत्यादि जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे शर्तें हैं, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना? और ये सब चीजें हैं समानता के सिद्धांत पे। और बाकी आप लिख सकते हैं सभी के साथ समान व्यवहार, पक्षपात पूर्व व्यवहार नहीं, इत्यादि जो भी है मैं लिख ही लिया है। ठीक है ना? जैसे और कुछ तार्किक वर्गीकरण जो किए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, तार्किक वर्गीकरण या बोधगम्य। जैसे जो जुवेनाइल जस्टिस है, एक्ट है बच्चों के लिए, कि 18 वर्ष से कम उम्र, अब तो 15 वर्ष आयद कर दिया गया है, अब देखेंगे आगे तो बता देंगे, करेक्शन करा देंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अपराध पर अलग प्रावधान। इसको तार्किक कहा जाएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। कैसे?
कि माना यह जाता है भाई कि कोई भी बालक पैदा होता है तो एक उम्र सीमा के बाद ही उनके अंदर बोधगम्य क्षमता का विकास होता है। वो चीज़ों को समझ पाता है कि अपराध क्या है, कानून क्या है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। यदि वो समझता ही नहीं है, अभी उस तरह की स्टेज अभी आई नहीं है, ऐसे में उसे कोई अपराध हो सकता है, तो उसको जानबूझ के किया अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान राज्य को करना होता है, इसलिए ये सब की जाती है। ठीक है ना? ये सब चीज़ें और ऐसे आप राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो नियुक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है ना? वो भी समान अपवाद तो है, लेकिन सिविल मामले में उन पर भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सिविल मामले पे वो भी 2 महीने नोटिस पूर्व, ठीक है ना? अगर कोई कहता है कि भाई विधि के समक्ष समानता का अपवाद जो है, राष्ट्रपति, राज्यपाल को दी गई नियुक्तियाँ हैं, लेकिन ये भी है कि उनके विरुद्ध सिविल मामले पे कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते यदि ऐसा चीज़ हो रही है तो 2 महीने पहले आपको उनको सूचित करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ये सब जो है अपवाद में हमने ऊपर लिख भी दिया था अपवाद में। तो अगर कोई कहता है तो सिविल मामले में कार्रवाई की जा सकती है राज्यपाल, राष्ट्रपति पे, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हैं। स्टेटमेंट में देख के कन्फ्यूज़ कर सकता है, इसलिए आप जानते रहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपका। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 15, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है इसमें ये पढ़ने में, ठीक है ना? तो एक हम अनुच्छेद 15 चीज़ों को देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी इसके लिए जो मुद्दे वाले टॉपिक हैं मुख्य परीक्षा वाले, उसमें काफ़ी समय लगेगा, डिबेट होगी, क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर के आएँगी। अभी तो सीधे-सीधे हम एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं जो शब्दावली में प्रयोग हुई हैं। अब देखिए अनुच्छेद 15 में क्या कहा है, ये केवल नागरिकों के लिए है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना? अब केवल नागरिकों के लिए कौन-कौन से जो है कि अधिकार हैं और कौन से कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे देखेंगे आप, क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये जो अनुच्छेद जो हैं, ये आप लिख लीजिए यहीं पे, केवल नागरिकों के लिए। बाकी आप 14 से लेके 30 तक जो हैं वो तो सभी नागरिकों के लिए तो है, ये तो नागरिकों के लिए तो है ही, ठीक है ना? नागरिकों के लिए तो पूरे-पूरे अनुच्छेद हैं, लेकिन ये केवल नागरिकों के लिए है। बाकी जैसे अनुच्छेद 14 हो गया, आपका 19 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, ठीक है ना? तो ये जो है कि नहीं, इसमें अच्छा 19 आ गया ना, तो 19 यहाँ नहीं आएगा। तो 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये केवल, इसमें क्या, ये नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों के लिए है। ये भी आपको पता रहना चाहिए, ये कन्फ्यूज़ कर सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है? इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो है आपका नागरिक और गैर नागरिक अधिकार कौन-कौन सी श्रेणी में उसमें है, तो आपको पता रहना चाहिए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? देखिए कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद का निषेध, ठीक है ना? विभेद का प्रतिषेध कर विभेद नहीं किया जाएगा, ऐसे लिख लिया।
मतलब नागरिकों को हर मूलभूत जाति लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये ठीक है ना? अब इसमें जल्दी जल्दी लिख लीजिए 15 एक क्या कहता है? 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है ना? ये चीजें यही ऊपर वाली है, प्रतिषेध नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसीलिए आप जाते हो यूनिवर्सिटी में, कोई इस तरह के धर्म, मूल वंश, जाति आपका पूछ कर आपका एडमिशन नहीं देता कि आप इस जाति का आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यह नागरिक समानता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। ऐसे में कोर्ट दंड दे सकता है, कोर्ट उसमें सुनवाई कर सकता है। इसलिए आप ऐसा चीजें नहीं देखते हैं। लेकिन यह प्राइवेट कंपनियों पे लागू नहीं होता। जैसे प्राइवेट में, निजी में, अब उनकी मर्जी है, वो अपने कास्ट के लोग रख लें। उनकी मर्जी है कि वो जो है कि अ, महिलाओं को भर्ती न करें। लिंग आधार पे भाई महिलाओं को ज़्यादा व्यवस्था देनी पड़ेगी, शिक्षा से लेके अन्य चीज़ों को छुट्टियाँ बहुत देनी पड़ेंगी। तो ऐसे में वो नहीं रख सकता निजी कंपनी। तो उसमें जो है उसका यहाँ पे नहीं आप दिखा सकते कि जो है कि हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन है। ये राज्य की बात कर रहा है। राज्य अपने साथ नागरिकों के साथ ऐसा नहीं करेगा। ठीक है ना? इसलिए राज्य कहा गया, यहाँ निजी शब्द है। ये ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? अब जैसे इसके आधार पे महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। जैसे महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जा रही है, मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है, तो इसको आप ये नहीं कहेंगे कि लिंग भेद हो रहा है, क्योंकि वो शारीरिक उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसको जो है कि आपको ऐसा सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है ना? नहीं तो फिर मानव होने का क्या फिर वो रहेगा। सारी जो है कि महिलाएं की जो परिस्थितियां हैं, आप उसको बिल्कुल भी नहीं आंक रहे हो। इसलिए जो है कहा जाता है कि मातृत्व अवकाश जो है ये इसको इस मूल अधिकारों में, सब में चीज़ों में आप पढ़ते हो। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। छुट्टियाँ जो है आपको क्या, कितना बड़ा भी अफ़सर हो, कोई भी हो, ये सब मैटरनिटी लीव की सिचुएशन रहेगी तो आपको वो अधिकारी को ये सब लीव देना पड़ेगा। ठीक है ना? इसमें सरकार ने नियम भी बना रखे हैं। तो ये जो है कहा जाएगा, ये लैंगिक विभेद नहीं कहा जाएगा। 15(2) क्या है? 15(2) कहता है कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पे, राज्य या प्राइवेट दोनों पर, इसमें क्या है आप लिख लीजिए राज्य प्लस निजी या ठीक है ना? दोनों दोनों स्तर पर, आधार वही है ऊपर वाला। ठीक है ना? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है? तो इसमें क्या है कि सार्वजनिक स्थानों पर विभेद विभेद नहीं करेगा। जैसे दुकानों पर, सार्वजनिक स्थलों पर। ये नहीं, सार्वजनिक स्थल पे आप नहीं कर सकते इस जात के लोग आएंगे, इस जात के लोग नहीं आएंगे। ये पब्लिक प्लेस है, सबके लिए है। ठीक है ना? और इसके बाद में पूर्णतः राज्य, पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित, या राज्य द्वारा वित्त पोषित से निर्मित। जैसे मान लीजिए कि तालाब हो गया, राज्य ने कोई तालाब बनवाया, नहर बनवाई,
या फिर सार्वजनिक उपागम किया, पर किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव देखो, ये सब चीज़ें बताने के लिए 2 तरह से भी बताया जा सकती हैं, कि हम क्या करें, ये सबको पीडीएफ कंटेंट हम ले लें और उसको जो है कि या किताब ही इस पे डाउनलोड करके रख लें और उसमें हम लाइन बाय लाइन वाइज़ बताते चलें। उससे क्या होता है, नहीं ठीक है, पढ़ सकते हैं उस तरह भी, कोई मेरी तरफ से नाराज़गी तो वो नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये है कि आपको कम से कम साथ में लिखने से कई चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं। आप साथ-साथ पढ़ेंगे तो कम से कम ये तो समझ में आएगा क्या-क्या चीज़ें लिख रहे हैं। अब ऐसे बस लाइन पढ़ते रहिए, टिक करते रहिए, मेहनत मत करिए। तो दिमाग खर्च कर रहे हैं लेकिन हाथ और पेन नहीं खर्च कर रहे हैं। हाथ और पेन भी खर्च करना ज़रूरी होता है। ठीक है ना? तभी पूर्ण शिक्षा की बात आती है। ये सब पे भेदभाव नहीं किया, ये सब सार्वजनिक स्थलों की बात पे कर रहा है जो है राज्य प्लस निजी दोनों की बात कर रहा है। अनुच्छेद 15(2). 15(3) क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। जैसे मान लीजिए कि स्त्रियों के लिए, वो बच्चों के लिए, कह लीजिए कि विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। विशेष उपबंध राज्य, मैं पूरी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, आपको जब इसका पीडीएफ भी मेरे पास है दे दूँगा तो उसके हिसाब से पूरा ढेर सारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो राज्य उपबंध स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। ये 15(1) और 15(2) का अपवाद है। सर होता है ना, राज्य को छुट्टी दी, मतलब मजिस्ट्रियों को छुट्टी दी जा सकती है, विशेष परिस्थिति में काम न करने से मना किया जा सकता है कि आप काम मत करिए, छुट्टी ले लीजिए। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना? विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) क्या है? ठीक है ना? इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद इसमें क्या है कि देखिए, अनु इस अनुच्छेद की या इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29(2) की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों में उन्नति के लिए या एससी/एसटी के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा। जैसे ये संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। आप देखेंगे इसमें क्या है कि इसलिए रखा गया कि जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यदि उनके लिए विशेष प्रावधान राज्य नहीं करेगा, तो वो समाज में हमेशा पिछड़े रह जाएँगे। फिर प्रतिस्पर्धा में आएँगे नहीं, लोगों के स्तर से बात नहीं कर पाएँगे, उनके साथ टाई अप नहीं कर पाएँगे, ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। इसलिए ये सब प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है ना? ये 15(1) और 15(2) का दूसरा अपवाद है। ठीक है? बाकी 15(5) जो है, यह 93 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में जोड़ा गया। ठीक है ना? इसमें जो है कि कहा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पे लागू नहीं होगा। किसी भी इसमें पिछड़े वर्ग को लिए कहा गया, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी व गैर सरकारी, में नामांकन हेतु,
पिछड़े वर्गों के लिए यही सब आरक्षण की बात हो रही है, ठीक है ना? महिलाओं, बच्चों, एससी, एसटी तथा पिछड़े के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये हो गया 5, 6 तो आप जान ही रहे हैं। ये ईडब्ल्यूएस के लिए जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना? तो इसमें जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण। अभी हम इसी की तार्किकता परीक्षण करेंगे, ठीक है ना? ये चीजें हो गई। और अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा, अभी लिख लीजिएगा अनुच्छेद 30 के तहत यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा। मतलब ये प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान कोई है उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता, ये ध्यान रखिए। अभी अनुच्छेद 16 जो है यह लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। यहाँ देखो, मुख्यतः शिक्षा की बात की जा रही है, एडमिशन की बात की जा रही है, उसमें आरक्षण की, इसमें नौकरी की बात हो रही है। लोक नियोजन मतलब जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या होगा, ठीक है? तो हम 16 और 17 और बाकी जो डिबेट के मुद्दे हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब देखिए यहाँ पर 2 अनुच्छेद पढ़ने में आपको 1 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना? वैसे जब एक बार आप लिखे रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में 15-20 मिनट लगेंगे। अगर पूरा मौलिक अधिकार आपने पढ़ लिया तो बढ़िया से आपने नोट्स बना लिया है, सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 2 1 दिन में 2 आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अभी तो टाइम आप दे दीजिए, खर्च कर लीजिए, लेकिन इसको बेहतर सिस्टमैटिक नोट्स वगैरह बना लेंगे, आपके लिए बार-बार काम आएगा, फिर भूलेगा नहीं, क्योंकि अपनी चीज़ होती है तो भूलती उतनी नहीं है, ठीक है? तो बेहतर लगती हैं। तो कल हम अनुच्छेद 16, 17, 18 को खत्म करेंगे, डिबेट के मुद्दे को भी खत्म कर लेंगे, तब हम स्वतंत्रता के अधिकार में चलेंगे। इसमें कम से कम 10 से 12 लेक्चर भी लगेंगे, ठीक है ना? एक अगर हम कम टाइम पीरियड के बना रहे हैं तो, ठीक है ना? ये सब हम कल पढ़ेंगे 16, 17, 18 और बाकी जो मुख्य परीक्षा के संबंधित है, जैसे आरक्षण संबंधी मुद्दा है और जो है कि ईडब्ल्यूएस के मैटर हैं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आप सब के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है? आप लोग लेक्चर देखिए, कमेंट करिए, बताइए ज़रूर, लोगों तक पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो बेहतर रहेगा मेरे लिए भी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।